सही। आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान। शोबा वकालत एक प्रोफेशनल शोबा कहा जाता है। इस शोबे में माशाल्लाह माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर शख्सियात ने अपनी माजी में अपनी सीनियर उस्तादों के होते हुए आला मुकाम तक पहुँचे। कोई जजेस भी बने हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, लॉयर ऑफिसर बने हैं। लेकिन इन्हीं वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इन्हीं वकला के साथ ज़्यादतियाँ पेश आ रही हैं। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यही काला कोट और यही वकला अदलिया की आज़ादी हो या जज साहिबान की बहाली का मैटर, यही अदलिया, यही वकला और यही काला कोट हमेशा दीवार बन कर खड़े हो जाते हैं और अपनी पेशा वाराना सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए अहम किरदार अदा करते हैं। आज हमारे साथ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब अरशद मुबीन अहमद साहब मौजूद हैं। और एक आप शोबे वकालत से ताल्लुक़ नहीं रखते बल्कि आप मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका इल्म और अदब में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं और आगाही मुहिम फरमा रहे हैं। आपने अपनी चंद किताबें भी शाया की हैं, उस हवाले से भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों जा रही है, वकला के अहम मसाइल के आजकल के दौर में, उसको भी उजागर करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान और अदलिया की आज़ादी वकला के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपके मशहूर और ममनून हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आपकी खैरियत से हैं? दुआएं, अल्लाह का बड़ा करम है। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। मेरा नाम अरशद मुबीन अहमद है और मैं वकालत के शोबे से। सर, वकालत के शोबे की तरफ हम बाद में आएंगे। जी जी। बिलोइंग कहाँ से करते हैं आप सर? मैं बिलोंग आगरे से करता हूँ। शहर आगरा, इंडिया के अंदर आगरा जी होता है। मेरी पैदाइश एक आगरे की है, जी इंडिया आगरे से। और मैं अपने वालिदैन के साथ 1950 में जी पाकिस्तान आया, जी, मुंबई के ज़रिए बाई बाई सी। हिजरत करके आए हाँ, जी। और कराची, क्योंकि कराची करीब था, कराची में मुकीम हो गया। तो तो सर, आपने इब्तिदाई तालीम की जी हाँ, बारे में कुछ आगाही फराहम करना है? बस ये है कि मैंने 1964 में मैट्रिक किया। जी कराची से बुल्टन मार्केट में स्कूल है, शेडलैंड सेकेंडरी स्कूल, जी। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। और उस ज़माने में मतलब ये कि बाहर तालीम तो बहुत अच्छी थी जी और बहुत सस्ती भी थी। मगर बहरहाल ये करने के बाद मैंने फिर इंटर कॉमर्स किया जी। और एक चार्टर्ड फर्म के अंदर मैंने मैट्रिक करने के फ़ौरन बाद ज्वाइन किया। 2 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के अंदर ये ख्वाहिश लेकर दाखिल हुआ था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूँगा। उस ज़माने में बीकॉम के इंटर के बाद 5 साल और जी। बीकॉम के बाद 3 साल हुआ करते 3 थे। साल बाद करते हैं। मगर क्योंकि मुझे शौक था तो मैंने मैट्रिक के बाद ही ज्वाइन कर लिया। 2 साल गुजरे थे कि मैंने इंटर कर लिया, इंटर कॉमर्स कर लिया। और 2 साल की यानी कि ट्रेनिंग के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटिंग कंपनी में मैं एज ए अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग। जी जी। ट्रेनिंग करने के बाद 2 साल के बाद ही मेरी बड़ी बहन, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था सन 1951 में, 52 में, जी। जब 50 में हम आ गए थे। तो मैंने वालदा को पूरी तरीके से देखा नहीं था या मुझे याद नहीं है। उनका इंतकाल हो गया था तो मेरी बड़ी बहन रफ़त बानो ने मेरी वालदा की जगह मुकर्रर कर जगह ले ली और मेरी रहनुमाई होगी। हम इत्तेफाक से एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे, क्योंकि इन लोगों की बिल्डिंग हुआ करती थी तो एक एक 2-2 कमरे के फ्लैट होता थे। तो पूरी बिल्डिंग में हमारे रिश्तेदार थे, वहाँ बहन भी थी, बहनों भी थे, हम भी थे। तो हमने बहरहाल वहाँ पर उन्होंने ली तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मेरी उम्र 21 साल की थी। मैंने वो 21 साल की उम्र में मैंने फिर मैं शादी का मामला था, मैंने हाँ कर दी, क्योंकि एक मसले मसाइल होते हैं, मैं समझता था उनको। और मुझे उस कंपनी को, चार्टर्ड अकाउंटिंग कंपनी को खैरबाद करना पड़ा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का रुझान मेरे जहन से निकल गया। मैंने फिर बीकॉम किया। बीकॉम करते हुए मैंने एक मल्टीपल कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी, कॉस्मेटिक्स से ताल्लुक़ रखता है, उनसे वहाँ मैंने मुलाजमत अख्तियार की। और वहाँ पर मैंने तकरीबन 9 साल की जद्दोजहद से कंपनी में रहते हुए बीकॉम कर लिया। बीकॉम करने के बाद फिर मैंने शादी हो गई मेरी, माशाल्लाह 2 बेटे हो गए, 2 बेटियां हो गई बाद। और मेरी अहलिया ने मेरे साथ बर्ताव किया।
बहुत ताउन किया। और उनकी मैं काम में लगा रहता था। जी। फिर मैंने 10 साल करने के बाद मैंने उससे हर बात किया, मुझे एक अच्छी कंपनी में और इंग्लिश ऑफर कंपनी मिल में गया। ऑफर मिल गई जी। और मैं वहाँ चला गया, जी। काल्टेक्स साहिल तो पाकिस्तान सर लिमिटेड। आपने एलएलबी और एलएलएम जी हाँ, कैसे किया? जी हाँ। मैंने ड्यूरिंग दी अपनी सर्विस जी। बीकॉम भी किया, जी। एलएलबी भी किया। जी। और एलएलबी करने के बाद मेरे एक ऑफिसर थे काल्टेक्स में, मरहूम। तो जी। बात ये हुई कि वो जब बीकॉम कर लिया, मैंने लॉ कर लिया, तो मेरे ऑफिसर ने, जो मेरे कंपनी में मैनेजर भी थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि अरशद साहब आप अपना बिस्तर बोरी करके और अपनी वकालत शुरू करें। और मेरे साथ कोई गलती हो गई हो, कहीं नहीं नहीं, आपके काम से बड़े मुतमईन है, मगर हम ये चाहते हैं कि आप आगे तरक्की करें। तो सर ये लॉ जो है आपने कौन से सन में किया? ये मैंने लॉ जो है वो मैंने किया था 1984 में। 84 में कौन से कॉलेज से? 1976 में एलएलबी गुरु इस्लामिया कॉलेज गुरु मंदिर 1976 में। और 82 में मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा टैक्सेशन लॉ। फिर मैंने उसके बाद पढ़ता रहा। जी। 84 में मैंने बाकायदा वकालत लेकर, लाइसेंस लेकर जी। और वकालत शुरू की। सर माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा हमारे ज़माने में जब मैं जी। आपसे 60 70 80 की बात जी। कर रहा हूँ, बहुत उम्दा तालीम थी, जी। बहुत सस्ती तालीम थी। जी। और लोग जो है मेहनती हुआ करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। हमने यानी कि गार्डन्स वगैरह में जाकर रातों को काम किया है और हमने पढ़ाया और कभी अल्लाह की मेहरबानी से फेल नहीं हुए। सर पाकिस्तान में तालीम आम, गरीब का बच्चा तालीम से महरूम नजर आता है। आपके ख्याल में निज़ाम तालीम को फ़ाल बनाने की ज़रूरत है? उसकी एक वजह यह है कि हम पहले तालीम होती थी तालीम देने के लिए, और उनमें खुलूस होता था, मोहब्बत होती थी, जज्बा होता था। आजकल जो है वो कारोबार बन गया है। स्कूल खुल गए हैं, गली गली में स्कूल खुल गए हैं, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कोई बात नहीं। और उन्होंने फीसें बढ़ा दी हैं। जितनी ज़्यादा फीस होगी, जितना अच्छा नाम होगा, उतने ही मतलब लोग जो है उस तरफ माइल होंगे। और मतलब ये कि तालीम को नहीं देखेंगे कि तालीम क्या होती है। सर आप एक तरफ मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म और अदब का बड़ा शौक है, आपने कितनी किताबें अब तक शाया? मैंने अब तक 6 किताबें जो हैं शाया हो चुकी हैं, जिसमें पहली किताब जो थी मेरी इल्म की पहली किरण, जो मेरा ये जज्बा कोविड-19 से शुरू हुआ। जब मैं घर में बैठ गया 2-3 महीने मैं नहीं निकला, और मेरे बच्चे सब माशाल्लाह तालीम वकील हैं, बेटे भी बेटियां भी, यहाँ तक कि मेरे बड़े बेटे की बहू जो है, बीवी जो है, वो भी वकील है माशाल्लाह। बल्कि उनके वालिद भी वकील हैं, उनके भाई भी तीनों वकील हैं माशाल्लाह। और मेरे साथ हमेशा अरशद मुबीन कंपनी, मैंने अपनी कंपनी में काम किया, किसी के साथ मुलाजमत नहीं की। और मैंने अपना ताहिर प्लाजा को पुराना सिटी कोर्ट के पास है, वहाँ पर मेरा ज़ाती दफ्तर था। हमेशा मैंने वहाँ से वकालत शुरू की, और मेरे साथ 5-6 वकील हमेशा रहे और अब तक हैं। तो सर पहली किताब तो आपने जब मैंने इल्म के पहली किरण जब मैंने लिखी, तो मैंने ये लिखा, मैंने ये सोचा कि अपने महरूमीन को सदक़ा जारिया के लिए कोई काम करूं। मैं 10-20 लाख 25 लाख रुपए किसी मस्जिद की तामीर में भी दे सकता था और दे सकता हूं, मगर क्योंकि ये काम तो आम आदमी कर लेता है। इसमें आपने आर्टिकल कौन से रखे? मैं बता, तो पहली किताब जब मैंने लिखी इल्म की पहली किरण, तो वो मैंने अपने महरूमीन वालिदैन के डेडिकेट की, मैंने उनके सदक़ा जारिया के। फिर दूसरी किताब मैंने अपनी मरहूमा बहन रफ़त बानो के नाम इल्म की शुआएं मैंने तहरीर की। और ये सारी मैं आपको बताता हूँ कि तीसरी किताब मैंने फिर अपने इल्म के बिखरे मोती, ये मैंने अपने सास ससुर, मरहूम सास ससुर को डेडिकेट की। मैंने फिर चौथी किताब मैंने अपने तमाम उलमा को, तमाम असातिज़ा को, जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो वकालत का शोबा हो, चाहे वो ट्रेनिंग का शोबा हो, चाहे वो तरबियत का शोबा हो, तो मैंने उनके नाम डेडिकेट की। तो 5वीं किताब जो है वो मैंने अपने दादा दादी नाना नानी के लिए की। 5वीं किताब का नाम है मेरी, ये चौथी किताब का नाम था इल्म के रोशन चिराग। मैंने जवानी के अंदर कुछ शेर व शायरी का शौक था मुझे, वो मुझे पुराना मजमुआ मिल गया, तो मैंने शेरी मजमुआ नहीं, शेरी कलाम के लिहाज से एक बाब बांधा है, और वो मैंने अपने उसमें तहरीर कर दी ताकि मेरी एक सनद रहे, याद रह जाए। 5वीं किताब मैंने इल्म के गहरे समंदर, इल्म के 2 मुकद्दस मीनार जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के तारीखी पस मंजर में मुहित है, जिसमें सारे कुएं, सारे पहाड़,
सारे सुरंगें, सारे लाइब्रेरियाँ, तमाम मस्जिदें, हम्म, उनका जिक्र किया मैंने। मदीने में अलग, मक्के में अलग, Right. 2 शोबे करके। Right. मैं 4 दफ़ा आपकी दुआ से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मैं इस काबिल नहीं था, मगर अल्लाह ताला की रज़ा थी। मैं उसका अगर दिन रात भी शुक्र अदा करूँ तो नहीं कर सकता। कम है तो 4 दफ़ा मुझे हज का मौका मिला। हम्म। 1990 में पहली दफ़ा गया अकेला, दूसरी दफ़ा मेरी अहलिया मेरे साथ थी, तीसरी दफ़ा भी मेरी अहलिया मेरे साथ थी, क्योंकि उम्र का तकाज़ा था। तो चौथी दफ़ा भी मैं अकेला गया, और अहलिया को तीसरी दफ़ा मैंने बच्चों के साथ भेज दिया, अपने बेटे बेटी के साथ। तो छठी किताब, ये छठी किताब की जो मैंने जो थे अभी इनॉग्रेशन होने वाली है, ये छठी किताब है, इल्म के मुकद्दस मीनार, थोड़ा सा इल्म के कैमरे की तरफ गहरे दिखाइए समंदर, कैमरे की तरफ। गहरे समंदर, इल्म के गहरे समंदर। जी इसके अंदर पीछे जो है 5 किताबों का हवाला है, जी 5 किताबों का हवाला हवाला है। जी। अच्छा, इसके मकासद क्या है सर? इससे मकासद ये थे कि ये मैंने इस्लामिक टॉपिक पे लिखी है सारी की सारी, जी सारी अखलाकियात पे लिखी हैं, लोगों की तरबियत पे लिखी हैं, ख़वातीन की तरबियत कैसी होनी चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए, जवान लड़कियों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, माँ बाप की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, राइट। ये सब पे मैंने लिखा है। बहरहाल ये बड़ी सराही गई, और वकील जो है बगैर सबूत की बात नहीं करता, जी लिहाजा मैंने मुफ्ती हसामुल शरीफी साहब, मुफ्ती हसामुल शरीफी साहब, जी। जो मक्का मुकरमा की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, पाकिस्तान शरीयत अदालत के भी उनको बुलाया जाता है, और अखबार जहां के इस्लामी सफ़ात के इंचार्ज हैं 25 साल से। जी बिल्कुल। तो उनकी खिदमत मैंने ली, और उनसे गुजारिश की कि मेरे जी 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 तो मैंने फिर उनसे ही कहा कि भाई ऐसा है कि आप मुझे इसकी उन्होंने तस्वीर की। तस्वीर करने के बाद 2-2, 3-3 दफ़ा हर मुसव्विदे को देखा, और मैंने उनसे गुजारिश की कि वकील जो है बगैर सबूत की बात नहीं करता। लिहाजा मुझे एक सर्टिफिकेट हर किताब के लिए, तो उन्होंने मुझे हर किताब के लिए एक सर्टिफिकेट भी इशू किया, जारी किया, जो मैंने किताब का ऐसा बनाया। सर शोबे वकालत की तरफ आपको आने का ख्याल कैसे आया? हाँ, शोबे वकालत की खातिर मुझे आने का ख्याल ये आया कि खिदमत खल्क, जो इंसानी खिदमत जो है, वो डॉक्टर या वकील से अच्छा कोई और नहीं कर सकता। नहीं। तो डॉक्टर जो है मैं उनको पहले प्रेफरेंस देता हूँ। जिस वक्त आपने अपनी वकालत की कैरियर का आगाज शुरू किया, प्रैक्टिस लीगल प्रैक्टिस का शुरू किया, इस वक्त आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरे उस्ताद मोहतरम जो थे वो अकबर खान गौरी साहब थे, जिनसे मैंने वकालत का लाइसेंस के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग ली, और आप ये दुनिया में नहीं है। वो मेरे एक दोस्त थे सनाउल्लाह गौरी, जो मौजूद हैं और सिविल जज रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, आजकल अच्छी पोस्ट पर हुए हैं। उनके छोटा भाई जो है मेरे साथ वकालत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वकालत का लाइसेंस एक साथ ही लिया मैंने। माशाल्लाह। क्या आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस के दौरान वकालत की सियासत में आने का सोचा? नहीं, सियासत जो है वो अलग चीज़ है और वकालत अलग चीज़ है। अगर या तो वकालत कर लें आप या सियासत कर लें। मैंने कभी कोई किसी ओहदे के लिए मैंने कोई कुर्सी मुंतखब नहीं की, ना ही मैं कोई मतलब कि वकालत के लिए। क्या आपको लीगल प्रैक्टिस के दौरान हुकूमती सतह पर कोई पेशकश हुई? जी हाँ, मुझे पेशकश काफ़ी हुई, मगर ये कि मैंने उसको मना कर दिया कि भाई मैं या तो वकालत कर लूँ या अपने बच्चों, क्यों मेरे सारे बच्चे तालीम पर हासिल कर रहे थे, मुझे तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी बच्चों की, और उनके कैरियर की तरफ मुझे ज़्यादा रुझान था। ज़्यादा यही वजह थी कि मैं साथ साथ पढ़ता रहा और मेरे बच्चों ने मेरे साथ साथ पढ़ा है। वकला क्लाइंट मैनेजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? बात यह है कि आप अगर मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और किताबों का मुताला करेंगे, आपका नॉलेज अच्छा होगा, तो आपकी कारकर्दगी वकील भी जानते हैं, आपके मतलब ये क्लाइंट भी जानेंगे, और जजेस के अंदर भी इतनी सलाहियत होती है, हमसे ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो भाप लेते हैं कि भाई कितना पढ़ के आया है, कितना स्टडी करके आया है। ये रेवेन्यू टैक्स क्या है, वो ऐसा इस सिलसिले में एफबीआर का क्या किरदार? मैंने 74 से लेकर और 84 तक टैक्स के अंदर ही किया है। मैं इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का सबसे पहला मेंबर हूँ, फिर बाद में कराची बार का मेंबर बना हूँ। 74 से लेकर 84 तक 10 साल मैंने टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ किया है। एफबीआर का क्या ढांचा है? एफबीआर का बात यह है कि पहले सीबीआर होता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया। तो उसके अंदर ये था कि वो लोग जो है वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हैं और उसमें सियासत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एफबीआर में खामियां क्या हैं और इन खामियों को आपके तजर्बात की रोशनी में कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बात यह है कि अगर हमारे जो एफबीआर के अंदर जो कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये हैं, अगर यहाँ पर ईमानदारी का शोबा अख्तियार होता तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ख़राबी नहीं, मगर आज जो है वो इस तरह ख़राबी है
मैं हालांकि मैंने प्रैक्टिस मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे जाते हैं, जी जी मैं नहीं जाता। मगर बात यह है कि मैंने जो महसूस किया है और जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि हर क्लाइंट और हर शोबा, हर वकील टैक्स का वो ये कहता है कि साहब बगैर रिश्वत के काम नहीं। रेवेन्यू के हवाले से पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी आइन में तरमीम के तहत पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन रेवेन्यू का शोबा जो है मुस्तकम नज़र नहीं आता, क्यों? बात यह है कि रेवेन्यू हमारा ऐसे ही चलेगा अगर इसके ऊपर तवज्जो न दी गई। इसके अंदर बड़ी तरमीम की ज़रूरत है, जी इसमें बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है और इसमें वो चीज़ें अख्तियार की जाएँ जो सब पे एप्लीकेबल हो। सर, हाल ही में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक स्कीम लॉन्च की थी, ताजी दोस्त जी जी जो कि फ्लॉप हो गई। जी जी। इस पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं की जाती? इम्प्लीमेंटेशन ये देखिए कि बात यह है कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं जी तो वो अपनी शराइत लेते हैं, जी यानी कि लीगल शराइत भी होती है, इलीगल शराइत भी होती है। जी अगर लीगल शराइत में मैं जाऊँ तो बहुत बात हो जाएगी जी और अगर इलीगल शराइत में जाऊँ तो बिला वजह कुछ लोगों की दिल आज़ारी होगी। तो मैं इस मामले के अंदर यही इतना ही अर्ज करूँगा कि लीगल साइड जी। और इलीगल रेमिडीज जो है ना, दोनों को मिला के अगर काम करें तो काम करेंगे, करते हैं वरना काम नहीं होगा। रेवेन्यू टैक्सेस की तादाद कितनी है, सर? तो रोजाना हर साल हर महीने बदलती है और तादाद बढ़ती चली आ रही है। ये तरमीम क्यों की जाती है? तरमीम इसलिए की जाती है कि लोगों का अपना मफाद है, सियासतदानों का अपना मफाद है, ताजिरों का अपना मफाद है। ताजिर सियासतदानों से मिल जाते हैं, सियासतदान ताजिरों से मिल जाते हैं और वो एक चीज बन जाती है। सर, रेवेन्यू, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? भाई इनकम टैक्स जो है ना वो तो हर आदमी पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें हर आदमी शेयर करे अपना गवर्नमेंट पाकिस्तान की रेवेन्यू को, ताकि हमारा मुल्क अच्छे तरीके से चले। सेल टैक्स में यह है कि सेल टैक्स को और दूसरे टैक्सेस को एक कंसोलिडेट मिलाकर, इस मनी के आपस में मिला के ऐसा रेवेन्यू बनाना चाहिए जिससे कि हर आदमी पर बोझ ना बने। बाहर के ममालिक में जो थी सेल टैक्स जो है वो रिफंडेबल है, यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। लोग वहाँ देते हैं, एडजस्टेबल हो जाता है, वापस हो जाता है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर अवाम सेल टैक्स की अदायगी क्यों करते हैं? भाई बात यह है, जहाँ तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ताल्लुक है, इसमें रोजाना तरमीम हो रही है, हर महीने तरमीम हो रही है और इतनी जबरदस्त हो रही है कि उसमें आदमी जो है वो 1/4 अपने रेवेन्यू का टैक्सेस में जमा करते हैं और उसके अलावा रिश्वत उसके अलावा है। कहा जाता है कि रेवेन्यू और टैक्सेस की आड़ में माफिया, करप्शन में मसरूफ़ अमल नजर आती है। आपकी नज़र में माफिया को कैसे ख़त्म किया जाए? माफिया को इस तरह ख़त्म किया जाए कि आप उसको ऑनलाइन सब करें जी, और मतलब ये किसी का मुदाखलत ना हो जी, कि भाई हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसके लिए अगर कोई शिकायत आती है, ये मुदाखलत कौन करता है सर? भाई ऑफिसर जो आगे बैठते हैं वो फ्री में थोड़ी आगे बैठते हैं। वो उनका कहना ये है कि हम ऊपर देके आए, ऊपर से पैसे देके आए, हम उसे कहाँ से पूरा करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा वहाँ से। लिहाजा वो माफिया जो है उसी वक्त खत्म हो सकती है जबकि ऑटोमेटिकली कंट्रोल अवाम के हाथ में आए। तो सर, रियासत जो है इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? कार्रवाई करती है कि अपना मफाद पूरा किया और चले गए, फिर 5 साल के बाद आ गए, फिर मफाद पूरा किया, फिर मफाद चले गए। अगर कुछ कहते हैं कारोबारी शख्सियत के साथ टैक्सेस के हवाले से एतमाद में लेकर टैक्स जारी किए जाते हैं या नहीं? ऐसा है, उनसे मशवरा जरूर लिया जाता है, मगर वो उनके ऊपर ताजिरों के ऊपर कोई असर नहीं होता, इसलिए कि वो अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं और अपना टैक्स निकाल लेते हैं। अवाम पिस रही है। मुल्क में तवानाई बहरान, भारी टैक्सेस, फैक्ट्रियाँ बंद, कारोबार मुतासिर, शहरी परेशान, इन सब के हल के लिए किसका दरवाज़ा बजाया जाए? इसका दरवाज़ा बजाए, दरवाज़ा जो है ना वो एक दरवाज़ा नहीं है जो एक बजाएंगे आप, दरवाजे बहुत सारे हैं। बात यह है कि एक दरवाज़ा होता तो आदमी बजा के निकल जाता। अब ये जब दरवाजे जो जिस दरवाजे को खटखटाते हैं वो खुलता नहीं है, बल्कि आगे एक दरवाज़ा और खुल जाता है। अब मेरी बात समझ रहे होंगे? जी। बस मसला ये है NTN टैक्स के गैर शरई जमा कराने की तारीख में तब्दीलियाँ क्यों की जाती है जबकि 31 दिसंबर होनी चाहिए? इसमें कुछ लाएअमल होगा? नहीं, बात यह है कि इसमें भी मफाद इन्वॉल्व होता है लोगों का कि ये लोग कौन है जिसके मफाद की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट ये कहती है कि सब बात यह है कि जितनी 30 सितंबर तक लास्ट डेट होती है हमेशा। अगस्त देते हैं, फिर अगस्त के बाद सितंबर कर देते हैं, सितंबर के बाद 15 दिन की बढ़ाते रहते हैं, करते रहते हैं। उसके बाद होता ये है कि लोग मुख्तलिफ लोगों की ऑब्लिगेशन लेने के लिए मजीद आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको इनकी जेब से कुछ जाता नहीं है, बल्कि आ ही रहा होता है। और जो बूढ़े भटके होते हैं वो भी आ जाते हैं। मैंने अवाम से भी थोड़ी शिकायत है, क्लाइंट से भी कुछ शिकायत है, वो ये था कि एन वक्त पर आके खड़े हो जाते हैं और मतलब ये कि यानी कि बेरब्त मवाद दे देते हैं जिसकी बुनियाद पे हम फाइल कर देते हैं रिटर्न।
ताजिर और कारोबारी शख्सियत के लिए एक चैम्बर है, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके साथ दीगर चैम्बर्स पाकिस्तान के अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन वो भी बेबस नज़र आती है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम चैम्बर्स, जबकि रीढ़ की हड्डी रखते हैं। जी हाँ। तो इसमें मसाइल कहाँ पैदा हो रहे हैं? मसाइल ये होते हैं पैदा कि यहाँ पर जो है इन लोगों को लेके आया जाए जो कि मतलब ये कि ईमानदार हों और तजुर्बेकार हों। जी रिपीटिशन यहाँ बहुत चलती है, हमारे बार में भी रिपीटिशन बहुत चल रही है, जी हमारे इन इदारों में भी रिपीटिशन होती है। हर साल इलेक्शन होते हैं, जी हर पैनल खड़ा होता है। यहाँ तक कि आपको देखा होगा आपने ये आर्ट काउंसिल में भी हर साल इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी मफाद पर हर जगह मतलब ये मफाद पैसे चल रही है और हर आदमी लूट मार भी चक्कर में पड़ा है। क्या बैंक अकाउंट होल्डर के लिए कोई भी खबर अच्छी आने वाली है? बैंक अकाउंट के लिए खबर इसलिए अच्छी आने वाली होनी चाहिए, इसलिए कि रेवेन्यू जो है टोटली बैंक कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि जितना पैसा आप जाएंगे बैंक के जरिए, आप बैंक के बगैर कर नहीं सकते। अगर आप बैंक के जरिए कैश लेके जाते हैं, डाकू आपके पीछा कर रहे होते हैं, लूट लेंगे आपको। लिहाजा बैंक ट्रांजेक्शन जब होती हैं तो बैंक को उसमें फायदा होता है। बैंक एक काम नहीं कर रहा, लोग कहते हैं भाई सूद का काम कर रहा है, सूद का काम नहीं कर रहा, सूद का काम भी कर रहा होगा। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुफ्ती बैठे हुए हैं, मौलवी बैठे हुए हैं और इस्लामी बैंक खुले हुए हैं, तो मैं इस बात में कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं ये इतना जरूर कहूँगा कि बैंक सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं करता, बल्कि कारोबार भी कर रहा है। प्रॉपर्टी आपके तजर्बात की रोशनी में शरह सूद में कमी कैसे मुमकिन है? शरह सूद की कंपनी में ये होता है कि आप जो है वो कारोबार की तरफ ज़्यादा जाए, कारोबार को एक्सटेंड करें, इंडस्ट्रीज खोलें। जो इंडस्ट्रियाँ हमारी ठप पड़ी हुई हैं उनको रीऑर्गेनाइज करें, उनके शेयर फ्लोट करें, ताकि वो शेयर में आम पब्लिक जो है, ब्रिटिश आम लोग जो है उसमें शेयर खरीदें, ताकि रेवेन्यू बजाय बैंक में जाए। वो कंपनी के जो आवाम से टैक्स वसूल किए जाते हैं, हुकूमत किस मद में खर्च करती है? ये तो बजट बता देता है आपको किस मद में खर्च करिए, कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। यानी कि बजट पास होने के बाद भी उसमें तरमीम होती रहती है कि साहब इसमें से इस रेवेन्यू को हमने इसमें कर दिया, इस रेवेन्यू को इसमें कर दिया, उसमें मफत पैसे चलती है। सर, हुकूमत ने टैक्स ट्रिब्यूनल वफाकी टैक्स मुतसिब भी बनाए, क्या आवाम को इन इदारों से रिलीफ मिलता है? नहीं, रिलीफ तो मिलता है, मगर उस नौयत का नहीं मिलता जिस नौयत के लिए बनाया गया। क्यों? इसकी वजह यह है कि वहाँ पर स्टाफ कम है, उनकी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा चली जाती है, और वो कंप्लेंट जब ज़्यादा होंगी और उसके डिस्पोजल करेंगे तो वो इंसाफ पे मुबना नहीं होगा। कारोबारी शख्सियत के ताउन से हुकूमती मैशत मुस्तकम हुई है। पाकिस्तान की तरक्की और अदवारों में क्या फ़र्क महसूस किया जाता है? बात यह है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान, कराची को देख लें आप, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जैसे पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, KMC कहते में दे दिया है, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए के जो ठेके दिए जाते हैं, और मटीरियल जो है संभाल ली जाता था। तो सर, इस हवाले से कौन सा इदारा आईनी किरदार अदा कर सकता है? आईनी किरदार के लिए आदमी को एक बोर्ड बना के उसके अंदर ऐसे लोग बैठाए जाएं जो कि बाकिरदार हों और ईमानदार हों, और उनकी बाद में इन्वेस्टिगेशन हो। जैसे कि आप कोई ठेका दे रहे हैं, उसका 25% या 20% रोक लें साल 2 साल के लिए, कि भाई अगर आपका जो प्रोजेक्ट है अगर ये सही नहीं होगा, या आपने जो सड़कें बनाई है, जो ब्रिज बनाया है सही नहीं होगा, तो हम उसके पैसे को रोक लेंगे। कराची बार से आपने अपने करियर का आगाज शुरू किया। कराची बार, सिंध बार, सुप्रीम कोर्ट बार की बात अलग है, लेकिन कराची बार और सिंध बार के हालात माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक जो कि तो ही नजर आते हैं, इसमें तब्दीलियाँ नहीं लाई। तब्दीलियाँ इसलिए आती है कि 1 साल के लिए अलग से होता है, उनको जितने फंड आते हैं वो उसको यूटिलाइज करने के बस बराबर करने के ठीक में होते हैं, और नए बातें करने के बाद कि हमने ये तरक्की काम किया, हमने तरक्की किया। मैं आपको इस सस्ता में मौका अच्छा है, इस मौके की नज़र से अपनी एक तजवीज़ मैंने पेश की थी कि मेरे एक दोस्त का भाई का इंतकाल हो गया था, जो वकील थे, मैं मतलब मौजूद था उसमें, और उनको खबर नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने मतलब अपनी वालदा की खबर इत्तफाक से, वालदा की वालिद की मुझे याद नहीं पड़ा, वालिद ने वालदा उनकी खबर को साफ करके उन्होंने गौर करने के मशवरे से और उनके भाई को तस्लीम किया, और मुझे बड़ा दुख हुआ उस पर। मैंने आते ही अपने हालात वाक़ से कराची के सिंध हाई कोर्ट बार के सदर पिछले साल के सरफराज महफूज साहब को मैंने एक ख़त लिखा कि साहब ये हमारे कब्रिस्तान के लिए आपने ये शरफ फरीदी 100 एकड़ पे आपने ज़मीन लेके सबको प्लॉट तो दे दिए हैं, आप कब्रिस्तान के लिए कोई जगह लें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी मैनेजिंग कमेटी के अंदर रखेंगे। फिर 6 महीने गुजर गए तो मैंने उनको रिमाइंडर दिया कि भाई आपने अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी, और इलेक्शन शुरू हो गए थे,
इलेक्शन के अंदर भरमार थी, खाने पीना यहाँ वहाँ जी, पार्टियाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। जी। तो मैंने फिर सजेशन दिया कि भाई आप इस पर तवज्जो दें, और मैंने फिर उसका मैंने कहा कि भाई आप एक फंड कायम कर दें, हबीब बैंक लिमिटेड आज में, जिससे हमारे वकला हज़रात, मुखैर हज़रात जो है उस फंड में से कब्रिस्तान के ज़मीन खरीदने के लिए जमा करें, जिसको भी करना है, कोई बात नहीं है। मैंने फिर उस कब्रिस्तान का एक नाम भी सजेशन किया था, जो फाइनल नहीं है, मेरी तरफ से एक सजेशन है, एक मशवरा है, दिल चाहे रखें नहीं, वादी इब्न आदम। फिर उन्होंने कहा सभी करेंगे। वो जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने भी एक लिस्ट, बड़ी लिस्ट, फहरिस्त, कि हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, हमने पासपोर्ट ऑफिस बनाया, हमने नेशनल, ठीक है, हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, मैंने भाई जो बात तो सही है, हमने वो मेडिकल के लिए ये किया, वो किया। जब आदमी सब ये काम करता है, काहे के लिए करता है? जिंदगी में थोड़ी करता है, मरने के बाद मरना तो है ना उसे, तो मरने के लिए आपने काम किए। कब्रिस्तान का अभी तक पता ही नहीं है। फिर मैंने मिर्जा सरफराज साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी हमारे हाई कोर्ट के, मैंने उस हवाले से उनको मैंने लेटर लिखा कि साहब आपने अभी तक कोई काम नहीं किया। तो उन्होंने ये कह के 2 सफ़े का मुझे जवाब दिया, मगर उसमें मेरी खत का एक लाइन में जवाब है कि हम इसके लिए, हमें 600 एकड़ ज़मीन मिल गई है, और वहाँ पर कोई बड़ा हिस्सा कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करेंगे, दादा मारेंगे और बैल बटेंगे, हम होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता। तो मैंने उस किताब के उन तमाम मज़ामीन को, जो मैंने उनको लेटर दिए थे, मैंने अपनी किताब का हिस्सा बनाया है, जो कि 6ठी किताब के अंदर मैंने उसके अंदर उसको लिखा है, जो मैंने लेटर लिखा। ऊपर थोड़ा सा कैमरे की तरफ, हाँ, ये उनका जवाब भी आया मेरे पास। जी जी, उनका जवाब भी आया मेरे पास कि साहब हम इसमें कर रहे हैं। तो अब ये था जनाब सेक्रेटरी साहब, ये मैंने कब लिखा था? 15 मार्च 2024 को। ये सफ़ा नंबर 329 पे है। और उन्होंने मुझे जवाब दिया था जो सफ़ा नंबर 340 पर है, 39 और 41 पर में मैंने इनको रिमाइंडर दिया था। अब जो मैंने 2 लेटर लिखे थे वो अगली किताब में दूंगा मैं। राइट सर, निचली सतह की अदालतों के साथ अगर बात की जाए हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब माहिर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। आईनी बेंचों के जरिए नए और पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? बात यह है कि या तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, ये तो सर माजी से रोना गाना चलता है। और ये बात जो है ये कहा जाए कि एडजॉर्नमेंट जो है ना, जो लोग लेके चले जाते हैं, एडजॉर्न नहीं मिलेगी। एडजॉर्नमेंट एक आध दफा दे दे, वो तो इंसाफ का तकाजा है, मगर ये कि फ्रीक्वेंटली एडजॉर्नमेंट न दे और केस को चलाएं, चाहे वकला आए या ना आए, कोई साइड आए या ना आए, और उसकी डिस्पोजल करने के बाद आगे रास्ता खुला हुआ है। तो इन्होंने जो है यहाँ से, अब तो बहुत बुरी हालत हो गई है कि यहाँ से तमाम अनलिमिटेड जुडिशन कर दिया हमें। पहले कितने ही अमाउंट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिटी कोर्ट से जाएगा, स्टार्ट होगा। अब वो वहाँ पर पहले ही रश बहुत था और वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। अभी हमारे दोस्त ज़ियावान साहब ने एक पिटीशन फाइल की है, मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ थोड़ी सी बहुत उनकी बेहतरी तो आ जाएगी, मगर मुकम्मल बेहतरी नहीं आ सकती, इसलिए कि वो क्राइटेरिया नहीं है, वो जगह ही नहीं है। सर आजकल कराची बार और सिंध बार के इलेक्शन अनकरीब मुनक्किद होने जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे नज़र आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं तमाम कैंडिडेट के। इस हवाले से वकला की जो मसाइल पाए जाते हैं, वकला के अहम मसाइल क्या हैं और इनको हल क्या है? अब बात यह है कि इसमें जो है वो मेरा अपना ज़ाती राय है, लोग इससे इत्तेफाक करें ना करें, इलेक्शन जो है वो 1 साल के लिए नहीं बल्कि कम से कम 3 साल के लिए। सर 5 साल का तो इसका है सिंध बार का, या सिंध बार का तो सिंध बार अलग चीज़ है, सिंध बार काउंसिल है, वो पूरे सिंध की तमाम सोसाइटीज़ को कवर करती है। मैं बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ कि जिनके पास फंड आते हैं और जो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, और वो सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ मैं। कराची के अंदर हाई कोर्ट बार है, कराची बार है, मलिर बार है, इनको लिए इनके इलेक्शन जो है 1 साल के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि 3 साल के लिए कम से कम करें, कम से कम 3 साल के लिए करें, ताकि 3 साल की कारकर्दगी सामने आए। और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं वो बॉडी, तो उनके लिए नॉन कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो डाला जाए और फिर उससे कैबिनेट बदल दी जाए। सर तहरीक कोई सी भी हो, अदलिया की आज़ादी का मैटर हो या जज साहिबान की बारी का मैटर, यही काला कोट और यही वकला हमेशा दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया बदकिस्मती ये है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इसी काले कोट को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ख्वाजा शमसुल हसन साहब का कत्ल देख रहे हैं, आमिर वैद साहब पर कातलाना हमला देख रहे हैं। हल क्या है सर? आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि हम लोग
हम लोगों में थोड़ी इत्तेहाद चाहिए। जी हम जो ग्रुप में बढ़ गए हैं ना, जी अलग अलग अलग, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि इसमें हम लोग सब भाई हैं आपस में। वो इलेक्शन के ज़माने में तो अलग अलग नज़र आते हैं, जी जी मगर वैसे जहाँ काला कोट होगा वो हमारा खून बहेगा, जी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मतलब सारे भाई हमारे, सभी काबिल एहतराम हैं, सभी काबिल हैं। जी। हम किसी को ये नहीं कहते कि सभी काबिल है, ये काबिल नहीं है, सब काबिल हैं। 27वीं आईनी तरमीम पेश की होने जी, जा रही है, जी, इसका जी। क्या असरात होंगे? नहीं, वो दरअसल बात यह है कि ये तरामीम के पीछे भी कुछ ना कुछ राज है, जी कुछ ना कुछ बिहाइंड द पिक्चर है, कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। हम्म। लिहाजा ये तरमीम जो है, बार बार की तरमीम जो है, ये मुनासिब नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तवज्जो देके इस पर अमली इक़दाम फैलाने की तो ज़रूरत सर अदलिया के हालात कैसे हैं, और अदलिया को मजीद 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 कैसे फाल बनाया जाए? है। और ये बनाया जाए कि इसमें जजों की तादाद पहले बढ़ाई जाए, जी और उनको अख्तियारात दिए जाएँ जी और ज़्यादा। जी ऐसा बात यह है कि आप मतलब ये कि इसको इस मुकदमे का फैसला जो है वो 2 साल के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर जी करना है इसको, जी इसको लंबा नहीं करना। जी आप भी मेरे हिसाब से, मेरे अपने पास है कि जी 15-15, 20-20 साल के पुराने मुकदमे चल रहे हैं अब तक। जी। क्या वजह है, क्या रीज़न? जजिस भी हैं, जी। वकला भी हैं, नए वकला आ भी रहे हैं। तो इसमें रुकावटें कहाँ पेश आ जाती हैं और इंसाफ के तकाज़ों वो में? ये है कि एक तो ये है कि तादाद जो है हमारी मुकदमों के हिसाब से जजों की तादाद कम है। कम है। हाई कोर्ट में हमेशा 5-6 जजेस की शॉर्टेज रहती है। वो कहते हैं सब हमारा फंड नहीं है, तो ये रेवेन्यू आता है, फंड जी। कहाँ जाता है? जी तो आप मैनेज करें। फिर दूसरी बात ये कि मराहत इतनी दे दी जाती हैं जी कि आने वाले जजेस के लिए, या छोटे जजेस हों, या हाई कोर्ट के जजेस हों, जी। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हों, इनके लिए वो इनका बजट नहीं बचता। लिहाजा जजों की जो मराहत है, मानते दी जाती हैं, उनको पेंशन भी दी जाती है बाद में, वो भी बजट से जाती है। सर आप एक प्रोफेशनल वकील के साथ एक आम शहरी भी हैं। जी जी कराची की आवाम का सवाल फिर सामने आया है कि हमें इंसाफ दो। जी। कराची की सड़कें टूट टूट का शिकार हैं, पानी, बिजली, गैस नायाब है, इसका हल क्या है? हल ये है साहब कि आप उसके लिए बाकायदा एक अथॉरिटी बनाएं, जी और अथॉरिटी जो है तजुर्बेकार लोगों पर और ईमानदार लोगों पर हो, और उनके लिए शराइत ऐसी रख दी जाएँ जी कि साहब अगर ऐसे, जैसे कि अब कोई आदमी रिटायर हो रहा है जी तो पेंशन या उसको 2-3 साल रोक कर, जी जब तक कि उसकी कारकर्दगी सामने ना आए, उसका जी पिछला रिकॉर्ड सामने ना आ जाए, उसको रिलीज़ ना किया जाए, जी। ताकि आने वालों के लिए वो नसीहत हो। निश्चित हो, ठीक है। ये नहीं कि बस पैसे लिए और निकल गए। सर कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 जी जी कश्मीर का यौम सियादीन। जी जी कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, जी। आज़ादी के मुंतज़र हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? मसला कश्मीर का हल तो वाहिद हल यही है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम होना चाहिए, जी जो उनकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक काम होना चाहिए। इंडिया को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इंसानी हुकूक को इंसानी मर्ज़ी के मुताबिक, जी। उनके ख्वाहिश के मुताबिक हल करें। सर कश्मीर के हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जी जी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आलमी सतह पर जो आवाज़ बुलंद की है आज़ादी के हवाले से, आप क्या समझते हैं इससे कुछ राय हमवार होंगी? बात यह है कि कुछ ना कुछ जब आदमी एफर्ट्स करता है जी उसका रिजल्ट तो आता है, जी छोटा ज़्यादा ना आए तो कम आए, इसका इम्पैक्ट आता है, रिजल्ट आता है। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 8 नवंबर 2025 को मुनक़िद होने जा रही है। इस हवाले से कश्मीरी अवाम और नए आने वाले वकला को क्या पैगाम देना चाहिए? बात यह है कि उसमें कश्मीर के मसाइल को, कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को जी उजागर किया जाए, जी लोगों को रोशनाई कराई, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मालूमात कराई जाए, जी और उनका साथ देने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, ताकि वो हमारे भाई हैं। और मतलब ये कि उनको ये वो ना सोचें कि हम अकेले हैं। जी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान में रहने वाला बसने वाला हर फर्द, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जी। किसी जज्बे से ताल्लुक़ रखता हो, कश्मीरी भाइयों के साथ है। और नए आने वाले वकलों को क्या पैगाम देंगे? नए आने वाले वकलों को इस पर थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, मालूमात हासिल करनी चाहिए, और इसके बारे में इल्म हासिल करनी चाहिए, मालूमात हासिल करनी चाहिए, और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश आपकी। थैंक यू। बहुत